नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइंस से। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिव कुमार के रिजॉर्ट समेत 39 ठिकानों पर आयकर छापे, 10 करोड़ रुपए जब्त होने का दावा, कर चोरी से जुड़े मामले में कार्रवाई। कांग्रेस ने छापों को बताया सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात के विधायकों को डराने का आरोप। वित्त मंत्री ने कहा, नहीं हुई विधायकों की तलाशी। नोटा के खिलाफ चुनाव आयोग गई बीजेपी, राज्यसभा चुनाव में हटाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की याचिका पर कल सुनवाई। ब्याज दरों में 0.25% की कटौती, महंगाई घटने के बाद आरबीआई का फैसला। वित्त मंत्रालय ने बताया विकास को रफ्तार देने वाला कदम। सिंधु जल समझौते पर भारत और पाकिस्तान में वार्ता, विश्व बैंक ने बताया सकारात्मक। सितंबर में अगले दौर की बैठक। और आइए देखते हैं पहली खबर। करीब 10 महीने के इंतजार के बाद रिजर्व बैंक ने आज ब्याज दरों में कटौती की। इसके बाद होम और ऑटो समेत हर तरह का कर्ज सस्ता होने की उम्मीद बंधी है। वित्त मंत्रालय ने इस कदम का स्वागत किया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दरों में 4% की कटौती की है। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट घटाकर 6% कर दिया है। रिवर्स रेपो रेट 5.75% हो गई है। पिछले साल अक्टूबर के बाद पहली बार ब्याज दरें घटाई गई हैं। अब ब्याज दरें 6 साल के निचले स्तर पर आ गई हैं। हालांकि समिति में इसे लेकर एक राय नहीं थी। 4 सदस्यों ने 0.25% तो एक सदस्य ने 0.5% कटौती का पक्ष लिया। एक सदस्य ने ब्याज दरों को वर्तमान स्तर पर बनाए रखने की बात कही। Based on the outturns and our projections going forward, and we felt that a 25 basis point cut while keeping the stance neutral was something that we should be doing at this juncture. महंगाई दर में कमी के बाद रिजर्व बैंक ने ये फैसला किया है। इसमें होम, ऑटो और पर्सनल लोन की दरें कम हो सकती हैं। साथ ही ईएमआई भी घट सकती है। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि बैंकों के पास ब्याज दरें कम करने का पर्याप्त आधार है। New lending, the transmission has been much stronger, especially in those segments where there is a lot of competition. So, housing loans and personal loans where the NBFCs also play a big part. वित्त मंत्रालय ने आरबीआई के कदम का स्वागत किया है। उसने कहा कि इससे विकास को रफ्तार देने में मदद मिलेगी। महंगाई दर में कमी के बाद वित्त मंत्रालय ब्याज दरों में कटौती पर जोर दे रहा था। आरबीआई ने किसानों के कर्ज माफी का फिर से विरोध किया है। उसने कहा कि इससे वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा बढ़ेगा और सरकारी खर्चों की गुणवत्ता में कमी आएगी। साथ ही महंगाई बढ़ने का खतरा भी बढ़ेगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और आरबीआई के इस कदम पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है बिजनेस स्टैंडर्ड से एडिटोरियल डायरेक्टर ए के भट्टाचार्य साहब। स्वागत है आपका। नमस्कार। जिस तरीके की उम्मीद दिख रही थी उसी उम्मीद के मुताबिक हालांकि कुछ देरी के बाद लग रहा है कंज्यूमर के कदम आया है। कैसे आप देखते हो जिस तरीके का एनवायरनमेंट इस वक्त आर्थिक तौर पर अगर देश में देखें तो? देखिए, ये जो उम्मीद थी क्योंकि रेपो रेट की घटाने की ये उम्मीद के प्रधान कारण था कि जो सीपीआई इन्फ्लेशन रेट जो है वो 1.5% के करीब आ चुका था। पर जो हमें समझना है इसके अंदर कि ये मौद्रिक समीक्षा में, नीति समीक्षा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो स्टांस जो है अभी तक न्यूट्रल रखा है, क्योंकि उनको डर ये है कि शायद ये जो इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर जो है इकोनॉमी के अंदर ये बाहर फिर से ना आ जाए। तो हालांकि इसमें इस रेपो रेट से घटने से अगले 2-3 महीने में शायद कंजम्पशन डिमांड बढ़े। पर आरबीआई का कंसर्न और चिंता का ये जताया है उन्होंने कि एक तो है कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी
बहुत सारे जो बॉटलनेक्स एंड हर्डल्स बाधाएं हैं, स्ट्रेस्ड एसेट की उन्होंने बात की है, और फिस्कल जो बैलेंस की जो उन्होंने बात की है कि स्टेट्स में फार्म लोन वेवर्स से वो स्टेट की जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकती हैं, उससे जो लिक्विडिटी जो आनी चाहिए थी इस देश में उसमें कमी आ सकती है। सो आरबीआई ने एक उम्मीद के लिए उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन किया है, पर उन्होंने अपना स्टैंस नहीं, न्यूट्रल स्टैंस ही रखा है, उन्होंने अकोमोडेटिव स्टैंस नहीं किया है। इसका इंडिकेट ये करता है कि हमें ये देखना है कि अगला जो कट वो होगा कि नहीं होगा। अगर उनका स्टैंस बदल गया होता तो हम ये आशा कर सकते थे कि अब जो मौद्रिक नीति जो आएगी ये और भी ज़रा इजी नीति की तरफ जा रही है, पर इस वक्त लगता है कि तक ये और भी इनके जब समीक्षा करेंगे देखेंगे कि इन्फ्लेशन बढ़ता है कि नहीं, क्योंकि आरबीआई का क्लियर जो रुख है वो कि वो इन्फ्लेशन जैसे एक बीस्ट है उसको ऊपर पूरा कंट्रोल, पहली प्राथमिकता इन्फ्लेशन को लेकर दिखता है। और एक और जो चीज़ दिखती है प्रचार साहब, क्योंकि मैं देख रहा था कि 2010 के बाद ये जो बेंचमार्क है 6 का यहाँ पर पहुंचा है रेपो रेट, लेकिन दोनों दिक्कतें, एक तरफ लिक्विडिटी को बढ़ाना निवेश के लिए या फिर मैं कहूँ कि ऋण लेने के लोग बैंकों तक पहुंचे, वो एक बड़ी चिंता थी, और दूसरा इन्फ्लेशन को एक लिमिट के अंदर रखना। ये जो बैलेंसिंग एक्ट है और जिस तरीके से लोअर डाउन रेपो रेट हुआ है, क्या वाकई उससे ये दोनों जो सरकार के मोटिव हैं वो दिखेंगे, उस पर कुछ इम्पैक्ट होगा? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना, उसके ऊपर काबू पाना, मेरे ख्याल से आरबीआई ने अपना जो गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, उनको उन्होंने पूरा किया है। पर ग्रोथ का जो गोल है वो मेरे ख्याल से अभी तक उनको लक्ष्य में नहीं आया, क्योंकि वो ग्रोथ के जो इन्वेस्टमेंट रिवाइवल से जो ग्रोथ आएगा उसके लिए बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं वो अभी मीट नहीं हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है अभी भी उनके रेजोल्यूशन अभी नहीं हुए हैं। जो इंडस्ट्री का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अभी भी 60 से 74% के बीच में है। अगर जब तक ना 90% में जाए तब तक इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये जो इंटरेस्ट रेट घटेंगे वो मेरे ख्याल से कंजम्पशन डिमांड बूस्ट करेंगे, हाउसिंग डिमांड शायद बूस्ट करे, या ऑटो सेल्स बूस्ट करे, या जो एक फील गुड फैक्टर है इकोनॉमी में, क्योंकि जो हाउसिंग लोन्स के ईएमआई शायद कम हो जाएंगे। उसी तरह जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो बैंकों में अपना पैसा रखते हैं उनकी जो दरें, रेट कम हो जाएंगी, तो ये मिक्स्ड फीलिंग आएगा। पर मुझे लगता है कि जो इंटरेस्ट रेट घटने का जो एक फुल इम्पैक्ट तभी आएगा जब हम ये इन्वेस्टमेंट डिमांड को ये बढ़ा सकेगी। इस वक्त ये लगता है कि ये कंजम्पशन डिमांड बढ़ा सकेगी पर इन्वेस्टमेंट डिमांड नहीं बढ़ाएगी अभी, मतलब उस एरिया में अभी तक कोई अभी तो नहीं है। और इकोनॉमी दो इंजन में चलती है, एक कंजम्पशन के इंजन में और दूसरा इन्वेस्टमेंट में। तो मेरे ख्याल से ये मौद्रिक नीति समीक्षा में कंजम्पशन डिमांड में बढ़ावा दिया गया है, पर इन्वेस्टमेंट डिमांड में कितना बढ़ावा आएगा वो मालूम नहीं है। लेकिन कंजम्पशन डिमांड में भी सर जिस तरीके से आरबीआई ने इससे पहले भी जब कट किए, बैंकिंग सेक्टर की ओर से वो पूरा का पूरा बेनिफिट कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा, एकदम सही, और ये सरकार की एक बड़ी चिंता रही है। एकदम ट्रांसमिशन जो है अभी तक नहीं हुई है, पर इस बार मुझे लगता है कि एक डिफरेंट ट्रेंड हमें दिखेगा, क्योंकि मौद्रिक नीति समीक्षा के पहले से ही भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई ने अपना सेविंग्स रेट कम कर दिया था। उसका करने का मतलब था कि उनको एक एंटिसिपेशन, एक्सपेक्टेशन ये था कि ये रेपो रेट कम हो जाएगा, और उन्होंने अपना जो सेविंग्स रेट कम इसलिए किया क्योंकि उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जिससे बरकरार रहे, क्योंकि उनका इनकम को भी अपना देखना है, क्योंकि रेपो रेट कम होने से उनको ऊपर प्रेशर आएगा कि उनके लेंडिंग रेट भी घटाएं वो। और क्योंकि उन्होंने अपने जो डिपॉजिट रेट घटा दिए हैं, मुझे लगता है कि बड़े बड़े एसबीआई बैंक और बाकी जो सबसे बड़ा बैंक भारत का एसबीआई है, उसको लगता है कि आप 1-2 दिन में शायद कोई डिसीजन आ जाए कि उन्होंने अपना लेंडिंग रेट का भी उसी 25 बेसिस पॉइंट में कम कर दिया गया है। एक और चीज़ जो दिखती है कि जो दो बड़े सेक्टर हैं कंज्यूमर के लिहाज से, एक तो डेली यूज़ प्रोडक्ट की बात करें, उस पर लगातार ठीक है एक फ्लो अच्छा दिख रहा था, लेकिन एक ये
ऑटो सेक्टर की बात करूं और दूसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, खास जो है, ये दोनों सेक्टर लंबे अरसे से ऐसा लग रहा है कि एक रुकावट थे, एक स्थिर हो चुके थे और कहीं अब डाउनफॉल से भी दिख रहा था, जिस तरीके से रेरा है, फिर दूसरे जो कंप्लायंस आए हैं। क्या ये नया कदम आरबीआई का कुछ वहां पर लगता है उस सेक्टर को कुछ थोड़ा सा बूस्ट करने की दिशा में ये कदम? देखिए, जो हाउसिंग सेक्टर में जो प्रॉब्लम आई है वो जैसे आपने कहा थोड़ा बहुत रेरा के लिए और थोड़ा बहुत जीएसटी के लिए और थोड़ा बहुत डिमोनेटाइजेशन के लिए, ये तीनों चीज़ों का जो कंबाइंड इम्पैक्ट हुआ है वो हाउसिंग सेक्टर की नमी के कारण है वो। अब ये मौद्रिक जो नीति में जो उन्होंने हमारी रेपो रेट के कम हुई है उसमें हाउसिंग लोन में शायद इजाफा हो, हाउसिंग लोन के रेट में कमी आए, उससे फ्यूचर डिमांड में ज़रूर इम्पैक्ट होगी। पर मैंने जैसे कहा कि मौद्रिक नीति ऐसी है कि वो सिर्फ एक चीज़ को टैकल करेगी, कि बाकी जो रेरा का जो अनसर्टेनिटी है थोड़ा बहुत, ये जीएसटी का इम्पैक्ट है जो, और जो डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है सारे, वो इम्पैक्ट किस तरह से अभी तक उनका इम्पैक्ट से ओवरकम नहीं हुई है ये सेक्टर। ऑटो सेक्टर की जो बात कर रहे हैं आप देखिए, अब जीएसटी के बाद पहला महीने में आप देखिए सेल्स बढ़ गए हैं, अच्छे बढ़ गए, तो मुझे लगता है कि ये जीएसटी का इम्पैक्ट उन्होंने ओवरकम कर लिया है। पर इस वक्त अगर ईएमआई कम हो जाए, मुझे लगता है कि ऑटो सेल्स की जो डिमांड है उसमें बढ़ सकती है। पर इन्वेस्टमेंट डिमांड की जैसे बात कर रहे हैं वो अभी तक नहीं आई, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी भी 74% में अटकी हुई है। वो तभी आएगी, वो इन्वेस्टमेंट डिमांड तभी बढ़ेगी जब हम देखेंगे कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ गई है कंजम्पशन डिमांड से बढ़ने से। जो लोग ज़्यादा खरीदेंगे स्कूटर या गाड़ियाँ, तो जो कंपनियां जो हैं वो ज़्यादा बनाएंगी, उससे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, तो दे विल फील द नेसेसिटी कि भाई इन्वेस्ट और करो। तो वो जो एक वर्चुअस साइकिल अभी आना बाकी है, और उसके लिए हमें ये देखना है कि आरबीआई के अगले मौद्रिक नीति समीक्षा में वो उनका स्टैंस क्या रखे, वो न्यूट्रली रहे या अकोमोडेटिव रहे। एक आखिरी सवाल सर, कि जब भी रेट कट होता है तो उसका असर डिपॉजिट रेट पर भी पड़ता है, और बहुत ही एक विरोधाभासी भी होता है कि जब हम रेट कट करते हैं तो उम्मीद करते हैं शायद ये कि लोग बैंकों की बजाय एक आम कंज्यूमर जो है वो पैसा निकाल कर खरीदारी करेगा, रीइन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन हिंदुस्तान के बारे में जो तमाम रिसर्च आई उसमें होता है कि उसका ज़्यादा इम्पैक्ट सेविंग पर नहीं पड़ता, लोग फिर भी बैंक के साथ रहना चाहते हैं। क्या वाकई ये जो एक मिथ है वाकई मिथ है, या फिर इससे निकलने की कोशिश होगी इस तरह की? मुझे लगता है कि पिछले 6 महीने में ट्रेंड में थोड़ा बदलाव आया है। अगर आप देखेंगे रिटेल इन्वेस्टमेंट कैपिटल मार्केट में बढ़ते जा रहा है, और वो जो बढ़ रहा है वो म्यूचुअल फंड के जरिए से बढ़ रहा है। वो SIP जिसे कहते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे कहते हैं, हर महीने में छोटे छोटे 1000-2000 रुपये आप जमा करते रहते थे ना। उसका एक ट्रेंड में बदलाव आ रहा है। मैं आपकी बात में पूरी सहमत हूँ कि ये अभी बदलाव पूरा नहीं हुआ है। अभी भी लोग बैंक में पैसा रखना ज़्यादा सेफ और सिक्योर समझते हैं, और ये जो रेपो रेट की घटने से मुझे लगता है कि जो लोग बैंक में पैसा रख के समझते थे कि भाई अपना पैसा है, ठीक कुछ ब्याज मिलता रहे, उनके लिए ज़रूर एक सेटबैक होगा। और मुझे लगता है कि ऐसे काफ़ी डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं या म्यूचुअल फंड में रिलेटिवली रिस्क फ्री SIP स्कीम्स हैं। मुझे लगता है कि कैपिटल मार्केट को एक बूस्ट मिलेगा इससे, क्योंकि जो पैसा जो बैंकों में है वो कुछ पैसा शायद बाहर आकर ये लोग डिफरेंट पूंजी डिफरेंट स्कीम में वो इन्वेस्ट करें शायद। चलिए, बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। राष्ट्रपति भवन स्थित जयपुर स्तंभ 145 फीट ऊंचा ये टावर ब्रिटिश वायसराय को जयपुर के तत्कालीन महाराजा सवाई माधव सिंह की भेंट। स्तंभ का ऊपरी हिस्सा कांच से बने षटकोणीय सितारे और कांस्य कमल से सुसज्जित। स्तंभ के भीतर लगी 5 टन वजनी शैफ्ट से ये कमल घूमता है 6 इंच वृत्ताकार, और ये प्रक्रिया दोहराई जाती है हर 3 सेकंड बाद बार बार।
खोल दे से ख्वाब है, चलो दिल्ली उतार के तिरंगा संभाल के, आयकर विभाग ने आज कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डी.के. शिव कुमार के कर्नाटक और दिल्ली स्थित कई ठिकानों की तलाशी ली। जांच में अलग अलग ठिकानों से करीब 10 करोड़ रुपए की नकदी बरामद होने का दावा किया गया। आयकर विभाग ने डी.के. शिव कुमार के रिजॉर्ट और गुजरात के कांग्रेस विधायकों की तलाशी से इनकार किया है। कर चोरी से जुड़े मामले में बुधवार को आयकर विभाग ने कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डी.के. शिव कुमार के कर्नाटक और दिल्ली स्थित 39 ठिकानों पर छापेमारी की। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मदद से आयकर विभाग के करीब 120 अधिकारियों ने सुबह से तलाशी शुरू की। आयकर विभाग के मुताबिक डी.के. शिव कुमार के दिल्ली वाले घर से 5 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए हैं। आयकर विभाग के अधिकारियों की एक टीम बेंगलुरु में डी.के. शिव कुमार से पूछताछ के लिए ईगल्टन रिसोर्ट गई। आयकर विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मंत्री डी.के. शिव कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ईगल्टन रिसोर्ट भी उन्हीं का ही है, इसलिए आयकर विभाग की टीम वहां गई थी। रिसोर्ट और वहां रुके गुजरात के कांग्रेसी विधायकों की तलाशी नहीं हुई है। आयकर विभाग 8 अगस्त को होने वाले राज्यसभा चुनाव में धन बल के कथित इस्तेमाल और बड़े पैमाने पर अवैध धन की लेन देन के आरोपों की जांच भी कर रहा है। इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। झुंझलाई और बौखलाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनकम टैक्स विभाग का दुरुपयोग कर चारों तरफ इनकम टैक्स रेड्स करवा रही है, परंतु वो ये जान लें कि उनका षड्यंत्र विफल होगा। लिंक इट विद द अदर पॉलिटिकल अफेयर्स। Of course, there are some MLAs from Gujarat. They are parked there in Bangalore. D.K. Shiv Kumar was required, so he was traced out and he was there in the resort. आयकर विभाग ने साफ किया है कि डी.के. शिव कुमार के खिलाफ जांच चल रही है। आयकर कानून के नियम 132 के तहत की गई छापेमारी सबूत जुटाने की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कर्नाटक के कांग्रेस मंत्री के यहां छापे का मामला आज संसद में भी उठा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इन छापों का गुजरात में राज्यसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कर्नाटक के मंत्री डी.के. शिव कुमार के यहां तलाशी पर कांग्रेस के आरोप खारिज कर दिए। राज्यसभा में उन्होंने कहा कि रिसोर्ट में तलाशी नहीं ली गई है, जहां गुजरात के कांग्रेस विधायक ठहरे हुए हैं। A particular individual was to be searched. He had gone and parked himself in that resort. So the authorities, because they had to confront him with the recoveries, they had gone to get him to his residence so that he could be adequately questioned by the authorities outside. बुधवार को कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया। पार्टी सांसदों ने दावा किया कि बेंगलुरु में रिसोर्ट पर भी छापा मारा गया है। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने छापों के समय पर सवाल उठाया। Because the MLAs were being abducted, you cannot raise it every day. Location. Now in Bangalore, where the MLAs are there, since morning they have started income tax raids and ED raids and against the Congress ministers. नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल नेताओं के यहां तलाशी की मांग की। बांटने का आरोप आपकी पार्टी पर है, हमारी पार्टी पर कोई आरोप बांटने नहीं। वो तो आप बांट रहे हैं। जो आपकी पार्टी के लोग पैसे बांट रहे हैं उन पर रेड करो। अवरोध के चलते कार्यवाही में बार बार बाधा पड़ी। शून्यकाल और प्रश्नकाल समेत भोजनावकाश के बाद भी गतिरोध जारी रहा। इस वजह से कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार जांच एजेंसियों की मदद से विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। आप पॉलिटिकली एक इलेक्शन जीतने के लिए, एक राज्यसभा का उम्मीदवार को हराने के लिए आप ये जो कोशिश कर रहे हैं इसमें कामयाब नहीं बनेंगे। लोकसभा में भी वित्त मंत्री ने कांग्रेस के आरोप खारिज किए। उन्होंने कहा कि तलाशी का राज्यसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है।
बीजेपी ने कहा कि गुजरात के विधायकों से पूछताछ नहीं हुई है। No Gujarat MLA has been summoned. No Gujarat MLA has been investigated. No Gujarat MLA staying there has been raided. The raided man is the Karnataka minister. इस मुद्दे पर लोकसभा से कांग्रेस सांसदों ने वॉकआउट भी किया। कृति मिश्रा के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने आयकर विभाग के छापे के बहाने गुजरात के कांग्रेस विधायकों को डराने और धमकाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने आज चुनाव आयोग से मिलकर ज्ञापन सौंपा और इस बारे में जरूरी कदम की मांग की। कांग्रेस ने उसके विधायकों को हिरासत में लिए जाने की आशंका भी जताई है। आज आयकर विभाग की टीम डीके शिव कुमार के बेंगलुरु रिसोर्ट पहुंची थी। हालांकि एजेंसी ने रिसोर्ट और विधायकों की तलाशी के आरोपों को खारिज किया है। ये हमारे एमएलएज में भय पैदा करना चाहते हैं और हमें ये शंका है कि ये कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से उनको अरेस्ट किया जाए ताकि 8 तारीख को वोटिंग में वो शामिल ना हो सके। तो हमने ये चुनाव आयोग के सामने रखा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग को कोई ना कोई डायरेक्टिव देना चाहिए। बीजेपी ने आज चुनाव आयोग से मिलकर राज्यसभा चुनाव में नोटा को हटाने की मांग की है और इसी मसले को लेकर बीजेपी ने कहा कि भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो कांग्रेस ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जिस पर कल सुनवाई होनी है। कांग्रेस नेता और अहमद पटेल ने सूचना के बाद नोटा विकल्प लागू करने पर सवाल खड़े किए। राज्यसभा चुनाव में नोटा विकल्प रखने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसमें चुनाव आयोग के नोटा के विकल्प की अधिसूचना को चुनौती दी गई है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के 2013 के आदेश को आधार बनाया है। याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया था और वो मामला कल सुबह सुप्रीम कोर्ट में आएगा। हमें इस बात का भी आश्चर्य है कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा निर्णय लिया है जो अपने आप में असंवैधानिक है। यू मस्ट रिमेंबर दैट दिस एमिनेट्स फ्रॉम अ PUCL जजमेंट and the PUCL judgment talked about direct elections in the Lok Sabha and in the Legislative Assembly. इस मुद्दे पर बीजेपी की प्रतिनिधि मंडल ने भी बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की। बीजेपी ने आयोग से इसे हटाने की मांग की है। अभी जो राज्यसभा के चुनाव में नोटा जो बैलेट पेपर्स पे डाला गया है उसको लेकर के कई तरह के कंफ्यूजन खड़े हुए हैं, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव इनडायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट चुनाव में नोटा का प्रोविज़न जो मूल भावना है राज्यसभा के चुनाव की उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। इसको लेकर हम लोगों ने मांग की है कि नोटा तत्काल खत्म किया जाना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस नेताओं ने निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन सौंपकर राज्यसभा चुनाव में नोटा नहीं शामिल करने की मांग की थी। No, please listen to me. मंगलवार को संसद में कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाते हुए कड़ा विरोध जताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुख्य सूचना आयुक्त ने 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के खिलाफ RTI से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई के लिए बड़ी पीठ गठित की है। शिकायतों में कहा गया है कि ये पार्टियां RTI के दायरे में लाने वाले फैसले का सम्मान नहीं कर रही। पहले इन मामलों की सुनवाई 3 सदस्यीय पैनल करता था। नई पीठ 16 अगस्त से सुनवाई शुरू करेगी। इन दलों में बीजेपी, कांग्रेस, BSP, NCP, CPM और CPI शामिल हैं। आयोग ने 3 जून 2013 को इन दलों को RTI के दायरे में शामिल किया था। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन के दौरे पर आज हरियाणा पहुंचे। उन्होंने दौरे की शुरुआत झज्जर जिले के बहादुरगढ़ से की। उन्होंने रोहतक में कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान अमित शाह हरियाणा की बीजेपी सरकार के 3 वर्षों के कामों की भी समीक्षा करेंगे। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के मुताबिक 3 दिन में शाह 29 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह कार्यक्रमों में बीजेपी के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद से मुलाकात करेंगे। राज्य इकाई कोर समूह, पार्टी और बुद्धिजीवियों के विभिन्न मोर्चों के लोगों के साथ बैठक भी होगी। इस दौरान खट्टर सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया जाएगा। सिंधु नदी समझौते पर भारत और पाकिस्तान के बीच अगले दौर की बातचीत सितंबर में वाशिंगटन DC में होगी। मंगलवार को दोनों देशों के बीच बातचीत को विश्व बैंक ने सकारात्मक बताया। सिंधु नदी पर भारत पनबिजली के लिए 2 बांध बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान को इनकी डिज़ाइन पर आपत्ति है और इसमें बदलाव को लेकर वो विश्व बैंक गया। 1960 में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच
समझौते में विश्व बैंक मध्यस्थ है। समझौते के मुताबिक भारत को सिंधु नदी पर पनबिजली के लिए बांध बनाने का अधिकार है, लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि उससे पाकिस्तान के हिस्से का पानी रुक जाएगा। कश्मीर घाटी में आज मोबाइल इंटरनेट सेवा आंशिक रूप से बहाल कर दी गई। दिन भर शांति रहने के बाद यह फैसला लिया गया। पुलिस के मुताबिक दक्षिण कश्मीर को छोड़ सभी जगहों पर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं शुरू हो गईं। दक्षिण कश्मीर में अभी ये सेवाएं बंद हैं। घाटी में कल लश्कर का शीर्ष कमांडर आतंकी अबू दुजाना मारा गया था और उसके बाद अफवाहों पर रोक के लिए इस कदम को उठाया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए राहत सामग्री रवाना की है। उन्होंने दिल्ली के इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के मुख्यालय से करीब 3 करोड़ रुपए कीमत की राहत सामग्री भेजी। असम के 24 जिलों में करीब 17 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। मणिपुर में भी बाढ़ से हालात ठीक नहीं, तो गुजरात और राजस्थान में भी कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया था। आज राहत के दृष्टि से फिर चाहे वो वहाँ टेंट्स का हो, कंबल का हो, मॉस्किटो नेट्स का हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, इन सारी चीज़ों की सामग्री लगभग 3.25 करोड़ की सामग्री असम, मणिपुर और गुजरात के लिए हम लोगों ने रिलीज़ की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संतोष मोहन देव का आज सुबह निधन हो गया। संतोष मोहन देव को बीमारी की वजह से सिलचर के अस्पताल में एडमिट कराया गया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि वो अनुभवी नेता थे जिन्होंने लोगों के कल्याण के लिए कई काम किए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी उनके निधन पर शोक जताया। 7 बार संसद के सदस्य रहे संतोष मोहन देव पहली बार 1980 में संसद पहुंचे थे। 1986 से 1988 में वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार में केंद्रीय पर्यटन और संचार राज्य मंत्री थे। इसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने। 2005 से 2009 तक संतोष मोहन देव यूपीए सरकार में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री रहे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।